मैं जो आप लोगों को लक्ष्मीकांत बुक आती है पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटी की, आप लोगों को लगती है बहुत ज़्यादा वास्ट है और इतनी बड़ी है, कैसे बढ़े। लेकिन मैंने अपने बहुत ही कठिन मेहनत से उसको बहुत ही सरल भाषा में और शॉर्ट में बना दिया है कि इस टॉपिक से क्या जो क्रक्स है वो निकलेगा। और इस क्रक्स से तो बाहर कभी क्वेश्चन गया ही नहीं है। मैंने भी कंपटीशन एग्ज़ाम दिए हैं, सारे निकाले हैं आज तक, तो इससे तो बाहर कभी गया ही नहीं। तो रिवीजन है बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है, नहीं तो आप इतनी बड़ी बुक पढ़ते हो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आओ देखते हैं। पहला टॉपिक तो हम स्किप करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऐसे याद करने वाला है और उसको मैं अच्छी ट्रिक से याद करूँगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है। बहुत सारे एक्ट होते हैं जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, बगैर चार्टर एक्ट के कौन किस में कौन सा प्रोविज़न है, तो वो सब याद मुश्किल से होता है और भूल भी जाते हैं। तो उसको मैंने स्किप किया, यहाँ पर अलग से बनाऊँगा वीडियो और ट्रिक के साथ। जैसे मैंने करंट अफेयर्स वगैरह में पढ़ाता हूँ वो सारा ट्रिक से पढ़ाता हूँ, और 1 या 2 बार मैक्सिमम आपको वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी लाइव में, बाकी कभी ज़रूरत ही नहीं पढ़ने दूंगा। और ये तो पॉलिटी बहुत ही शानदार होने वाली है। देखो आओ शुरू करते हैं। पॉलिटी का जो लक्ष्मीकांत की बुक है उसका दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। उसका नाम है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये मत डरना कि ये इंग्लिश में बना रखा है, मैं मारवाड़ी में पढ़ा लूँगा और हिंदी में भी पढ़ा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं तो डरने की ज़रूरत है ही नहीं है। मैं हैं करा ले वहाँ पे करा ले, इंग्लिश तो खाली ठेले लिखी उड़ा है, बाकी अंग्रेजी तो डरने की ज़रूरत है ही को नहीं कभी भी। और बहुत ही फास्ट तरीके से रिवीजन होगा, ठीक है। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दूसरा टॉपिक है। कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली यानी कि संविधान सभा। सबसे पहले इसकी जो राय दी थी किसके माइंड में आया था? 1934 में एम.एन. रॉय के माइंड में आया था कि ये कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली यानी कि संविधान सभा इंडिया के लिए होनी चाहिए। फिर 1935 में आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली डिमांड की कि इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली होनी चाहिए, संविधान सभा। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगा? उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली बनाई जानी चाहिए, और अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली बनाई जानी चाहिए। फिर फाइनली कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली कब अंग्रेजों द्वारा स्वीकार की जाती है? अगस्त ऑफर आता है 1940 में, ठीक है। तब बनता है हमारा संविधान। ये संवैधानिक असेंबली बनती है। तो ये बस दूसरा जो टॉपिक आप कितना भी पढ़ोगे इससे बाहर तो कुछ आएगा नहीं, और कितना भी पढ़ोगे यही चीज़ें आएगी, और एग्ज़ाम में भी यही पूछा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। आगे चलते हैं। देखो टॉपिक है तीसरा, सेलियंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमारे संविधान के जो महत्वपूर्ण कौन से पॉइंट है कि जिससे हमारा संविधान बनता है और अलग बनता है विश्व के विभिन्न संविधानों से, क्योंकि हमने बहुत सारे विश्व के संविधान हैं वहाँ से अच्छे अच्छे पॉइंट लेकर हमारा संविधान बनाया है। और ज़्यादातर तो जो 1935 वाला भारत का कानून आया था वहाँ से हमने लिए हैं। तो आगे चलते हैं। संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है? यह है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस, यानी कि संविधान में गवर्नेंस भी दे रखा है और एडमिनिस्ट्रेशन भी दे रखा है। ये दोनों चीज़ें एक साथ दे रखी है, तो ये संविधान में है। फिलोसॉफिकल पार्ट कौन सा है संविधान का? फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों को अगर एक साथ लिया जाए तो इसको फंडामेंटल पार्ट, फिलोसॉफिकल पार्ट बोला जाता है। तो सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा फंडामेंटल राइट, निम्न में से कौन सा फिलोसॉफिकल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों को साथ जोड़ दिया जाए तो फिलोसॉफिकल पार्ट बनता है। और पॉलिटिकल पार्ट कौन सा बनता है? कैबिनेट, गवर्नमेंट, ठीक है। और रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब तो समझते हो, इतनी तो इंग्लिश आती है। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव के बीच में जो रिलेशन बनता है, और कैबिनेट, गवर्नमेंट, इन दोनों को मिला दिया जाए तो पॉलिटिकल पार्ट बनता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने बता दी है। आगे देखो फेडरल फीचर्स। फेडरल फीचर क्या है? 2 गवर्नमेंट है जैसे सेंटर और स्टेट में, डिवीजन ऑफ पावर्स है,
ठीक है। फेडरल फीचर में सेंटर और स्टेट के बीच में अलग अलग पावर डिवाइडेड है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा संविधान। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है, ठीक है ना। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और बाई कैमरलिज्म सिस्टम है। तो ये चीज़ है फेडरल फीचर्स। ये जितने भी पॉइंट बताए हैं वो फेडरल फीचर, अगर कोई भी ऑप्शन आए कि निम्न में से कौन से फेडरल फीचर है तो इनमें से ही पूछा जाएगा। अब आगे देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम, कौन कौन से फीचर है पार्लियामेंट्री में। कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन होता है बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। हमें भी पता है हमारे जो लेजिस्लेचर है उससे ही एग्जीक्यूटिव बनता है, क्योंकि एमपी है ना, एमपी बड़ा है और इसके अंदर ही ये बनते हैं मिनिस्टर, यानी कि मिनिस्टर होता है वो एमपी होता है, यानी कि कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बनता है इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बनता है। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम जैसा कि अमेरिका में है, देखो क्या है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, क्या है सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। ये पॉइंट याद रखने की बात है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब सेक्युलर शब्द कहाँ यूज हुआ है, प्रीएम्बल में हुआ है, फंडामेंटल राइट में हुआ है, डीपीएसपी में हुआ है। इन 3 जगहों पर सेक्युलर शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। बुलवर्क्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या बुलवर्क्स ऑफ द गवर्नमेंट या गवर्नेंस किसको बोला जाता है। इलेक्शन कमीशन हो गया, सीएजी हो गया, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यूपीएससी हो गया, एसपीएससी, इन चारों को बुलवर्क्स बोला जाता है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये कब आया था, 97वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2011 में, तब ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आई थी। इसके लिए कौन कौन से संविधान में आर्टिकल जोड़े गए थे या कौन कौन से आर्टिकल में परिवर्तन किया गया था, अमेंडमेंट हुआ था, तो आर्टिकल 19 था, आर्टिकल 43B जोड़ा गया था, और पार्ट 9B जोड़ा गया था। तो ये चीज़ें याद रखने की बात है। आगे देखो शेड्यूल 2 में क्या है, प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, ठीक है। पे शेड्यूल 2 है, किसकी बात करती है, सैलरी वगैरह उनकी बात करती है। तो सैलरी वगैरह किसकी है, प्रेसिडेंट की है, गवर्नर की है, ठीक है। मैं ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमारा जो गवर्नेंस या गवर्नमेंट का जो सिस्टम है सेंटर और स्टेट में सिमिलर टाइप का है। सेंटर में प्रेसिडेंट है तो स्टेट में गवर्नर होगा, सेंटर में प्राइम मिनिस्टर है तो स्टेट में सीएम है, ऐसा ही चलता है। तो मतलब सिमिलर टाइप सिस्टम है। तो प्रेसिडेंट है तो गवर्नर का भी है, और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ठीक है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है जो सेंटर और स्टेट के, और उसमें भी लोकसभा और राज्यसभा में क्या होते हैं, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं। यानी कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनके भी वहाँ पर है। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनकी भी सैलरी शेड्यूल में दे रखी है, सीएजी की भी शेड्यूल में दे रखी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की नहीं दे रखी है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर मिनिस्टर नहीं लिखा हुआ है, तो मिनिस्टर की नहीं है इसमें। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसकी नहीं है सैलरी, तो इम्पोर्टेंट पूछा जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर की सेकंड शेड्यूल में सैलरी के बारे में बात नहीं की गई है। थर्ड शेड्यूल है ओथ की बात करती है, शपथ की बात होती है। शपथ होते हैं मिनिस्टर सेंटर और स्टेट दोनों के मिनिस्टर की शपथ की बात होती है, शेड्यूल 3 में होती है। एमपी और एमएलए इसकी बात भी शेड्यूल 3 में होती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भी बात शेड्यूल 3 में होती है। और शेड्यूल 6 में है AMTM, याद रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन स्टेट के लिए अलग से प्रोविज़न है। और अगर पूछा जाए कि प्रेसिडेंट की ओथ की है क्या, शेड्यूल 3 में ओथ की, शपथ की, मिनिस्टर की है, MP MLA की है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों की है, लेकिन प्रेसिडेंट की नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट का अलग से आर्टिकल दे रखा है, उसमें प्रेसिडेंट की जो शपथ है उसके बारे में बता रखा है। तो शेड्यूल 3 में प्रेसिडेंट के शपथ के बारे में वर्णन नहीं है, याद रखना, क्योंकि अलग से आर्टिकल दे रखा है इसके लिए। तो ये हो गया है लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 3। बस इतना ही था, और इससे ज़्यादा कहीं पर भी बार नहीं पूछा जाएगा। आगे देखो चैप्टर नंबर 4,
चैप्टर नंबर 4 है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रीएम्बल में जस्टिस है। जस्टिस कितने प्रकार के दे रखे हैं? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। इसके अलावा चौथा ऑप्शन दे रखे है तो वो काट देना कि वो ऑप्शन ही रॉन्ग है। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल 3 टाइप के जस्टिस दे रखे हैं। लिबर्टी, लिबर्टी कितने दे रखी है? लिबर्टी में 5 शब्द दे रखे हैं। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप। ये 5 शब्द दे रखे हैं। और इक्वलिटी, इक्वलिटी 2 दे रखी है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ये 2 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी शॉर्ट में बना रखा है, तो इसको याद रखें। आगे देखो, प्रीएम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डेराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रीएम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डेराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। इसलिए तो प्रीएम्बल की हम भारत के लोग भी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व, तो ये लिखा हुआ था, यानी कि पीपल ही सुप्रीम है। आगे देखो, डेमोक्रेटिक पॉलिटी। डेमोक्रेटिक पॉलिटी की जिसको पॉपुलर सोवरेनिटी भी बोला जाता है। ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटी में क्या होता है? एक होता है मोनार्की और एक होता है रिपब्लिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक में, रिपब्लिक हमारे जैसे इंडिया में होता है, हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तो इसलिए वो रिपब्लिक है। और ब्रिटिश में होता है, वो हायरार्की से, हेरिडेटरी से उनको राइट होता है, किंग और क्वीन होता है, हेड ऑफ द स्टेट बनता है, इसलिए वो मोनार्की है। लेकिन होगा दोनों ही डेमोक्रेटिक में ही। और इसको पॉपुलर सोवरेनिटी भी बोला जाता है। और फिर इसमें क्या कि पीपल होता है वो सुप्रीम पावर होता है डेमोक्रेटिक में। रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होता है, इसको एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल इट्स एक्शंस एंड पॉलिसीज़। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि हमारे इंडिया में है जो है वही है सिस्टम, उसमें जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, लेजिस्लेचर के प्रति रेस्पॉन्सिबल होता है। आगे, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर्स। डेमोक्रेटिक कैरेक्टर्स कौन कौन से है कि काम पर क्या होगा तो उसको डेमोक्रेसी बोला जाएगा। रूल ऑफ लॉ इंडिया में है तो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर्स है। अडल्ट फ्रेंचाइज है, सभी 18 साल से ऊपर होने वाले वोट देते हैं, इसलिए डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है इसलिए वहाँ पर डेमोक्रेसी है। सोशल डेमोक्रेसी के क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी ये सोशल डेमोक्रेसी से जुड़े हुए हैं। और जो तो देखो वास्तव देखो, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहने क्या करे जो में कई फीचर है, यानी कि एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के कैरेक्टरिस्टिक है। और डेमोक्रेटिक कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? जहाँ पर रूल ऑफ लॉ होता है, अडल्ट फ्रेंचाइज होता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। सोशल डेमोक्रेसी में लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी ये होता है तो सोशल डेमोक्रेसी बन जाता है। अगर सोशल डेमोक्रेसी मान लो लिबर्टी को हटा दिया जाए तो ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा। किसी को भी एक को भी आप हटाओगे या फिर एक पर जोर दोगे तो बाकी दोनों में भी गड़बड़ हो जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाता है। इसलिए ये तीनों चीज़ें बैलेंस में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये सोशल डेमोक्रेसी बनता है। आगे देखो क्या चीज़ है, द कॉन्स्टिट्यूशन एनविजन्स टू एस्टेब्लिश एन इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर। इगैलिटेरियन यानी कि सभी ऐसा सोशल ऑर्डर जो सभी के लिए लागू हो और समानता से लागू हो, न तो जाति होगी, न धर्म होगा, न लिंग होगा, सभी के लिए होगा। इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात की जा रही है जो लगभग काल्पनिक होता है। आगे देखो, रिपब्लिक। रिपब्लिक को आप क्या समझते हो? रिपब्लिक का मतलब होता है पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन द पीपल, यानी कि जो राजनीतिक संप्रभुता है वो लोगों में होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, इंडिया का कोई भी सिटीजन है वो रिपब्लिक यानी कि हेड ऑफ द स्टेट बन सकता है, यानी कि प्रेसिडेंट बन सकता है, कोई भी व्यक्ति बन सकता है। ठीक है, और क्या है, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास। ठीक है, यानी कि कोई भी विशेष क्लास नहीं होगी कि इस क्लास वाले लोग ही वोट देंगे या इस क्लास वाले लोग ही प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे, एमपी एमएलए बन पाएंगे, प्रेसिडेंट बन पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी व्यक्ति बन सकता है। ठीक है,
यानी कि पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन द पीपल है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। रिपब्लिक का मतलब ये है, लोग है बहुत सारे, सभी लोग वोट करेंगे, फिर वो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर क्लास या सेक्शन है वो लोग ही वोट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में हुआ करता था, जिनके इनकम के बेसिस पर उन्होंने क्राइटेरिया लिया था और कि ये वाले लोग ही MP MLA बनेंगे और ये वाले लोग ही वोट देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल पब्लिक ऑफिसेज आर ओपन, यानी कि एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास, यानी कि सभी जो पब्लिक ऑफिस है ना वो सभी के लिए ओपन है और कोई भी उसको ऑक्यूपाई कर सकता है, कोई भी उसमें सीट ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है रिपब्लिक का मतलब, असली मतलब है ये। आगे देखो क्या चीज़ है, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बनता है। ठीक है, याद रखने की बात है, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को दोनों को कंबाइन कर लिया जाए तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बनता है। और लिबर्टी का मतलब है कि एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एट द सेम टाइम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़। लिबर्टी शुड बी एन्जॉयड अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिबर्टी conceived by the preamble और fundamental right is not absolute but qualified, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिबर्टी का क्या मतलब है कि आप किसी के अधिकारों को, इंडिविजुअल की जो एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर रोक नहीं लगा सकते, लेकिन आप अगर वो बंदा अपने जो एक्टिविटीज़ है करने के लिए स्वतंत्र रूप से एक्टिविटीज़ कर रहा है तो दूसरे की जो स्वतंत्र एक्टिविटी है वो नुकसान नहीं होनी चाहिए, उसकी एक्टिविटी रुकनी नहीं चाहिए। तो ये है लिबर्टी में। और हमारे इंडिया में लिबर्टी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें लिबर्टी देता है वो क्वालिफाइड है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशन लगाता है। हमें जो लिबर्टी एंजॉय करनी है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट में रहकर एंजॉय करनी है, यानी कि एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं है इंडिया में। ये ध्यान रखने की बात है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और UPSC और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा सकती है। आगे देखो, इक्वलिटी का क्या मतलब है। कभी बहुत बार ऐसे पूछा जाता है लिबर्टी का क्या मतलब है और इक्वलिटी का क्या मतलब है। आप लोगों को बहुत ही सिमिलर टर्म लग रहे होंगे, लेकिन कन्फ्यूज़न होता है, बहुत ज़्यादा होता है। लिबर्टी अभी जैसे मैंने बता दिया है कि दूसरे के हार्म, यानी कि दूसरे के राइट वॉलेट नहीं होने चाहिए। आप अपने राइट को एंजॉय कर रहे हो तो उसमें ऐसा नहीं हो कि सामने वाला का राइट वॉलेट हो रहा है। जैसे मैं बताता हूँ, आप कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, लाउड स्पीकर लगा दिया है, ठीक है, आपको आज़ादी है, फुल आज़ादी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने वॉल्यूम इतने बढ़ा दिया कि सामने वाले को परेशानी हो रही है, उसके कानों में दर्द हो रहा है, तो इसको नींद नहीं आ रही है, ठीक है, साउंड की वजह से। तो नींद लेना तो इसका अधिकार है, इसकी लिबर्टी है, लेकिन सो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि आपकी वजह से आवाज़ हो रही है, उसकी वजह से आपकी एक्टिविटी। आपका भी राइट है कि आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, लेकिन उस लिमिट में रहकर कि सामने वाले को नुकसान ना हो। तो ये होता है लिबर्टी में। आगे इक्वलिटी देखो क्या चीज़ है। इक्वलिटी यानी कि एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और साथ में प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब है कि हमारे जो सोसाइटी में कोई भी स्पेशल आदमी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो पिछड़े हुए हैं उनको हम आगे लाने की कोशिश करेंगे। ये दोनों चीज़ें एक साथ है। लोग बहुत ज़्यादा सभी बोलते हैं कि जो रिजर्वेशन दे रखा है वो इक्वलिटी के अगेंस्ट में, जबकि उन्होंने जो संविधान की जो इक्वलिटी की डेफिनेशन है उनको समझा ही नहीं कभी। आखिर क्या है समानता, क्या चीज़ है, आप समझे ही नहीं। आपका मतलब समानता को ये एक टेक्निकल टर्म है, आप समानता को बस समानता ही समझ रहे हैं कि मतलब लड़का बॉयज़ बराबर गर्ल्स, ठीक है, यानी कि जो लाइन में जो गर्ल्स की लाइन है उसमें बॉयज़ भी खड़े हो सकते हैं, आप ये कहते हो। जबकि उसमें ये देख रखा है कि जो पिछड़े हुए हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे। स्टेट है, पिछड़े हुए हैं उनको सपोर्ट करेगा, और रिजर्वेशन की हेल्प से जो SC ST कैटेगरी के हैं उन लोगों को ऊपर उठा रहा है। तो ये चीज़ है इक्वलिटी का क्या मतलब है, आप समझते ही नहीं हो।
बस आगे आ जाते हो कि ऐसे संविधान में ऐसे दे रखा है, ऐसे दे, जबकि समझा ही नहीं टर्म क्या क्या चीज़ है, टेक्निकल टर्म है और समझने की ज़रूरत है। और ये शब्द ऐसे है कि आप ऐसा नहीं कि 2 मिनट में समझ लिए, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल वगैरह देखकर इस टर्मिनोलॉजी को समझाया जाता है। आगे देखो क्या चीज़ है, ठीक है। इक्वलिटी, इक्वलिटी संविधान में 3 डायमेंशन है। एक है सिविल इक्वलिटी, सिविल इक्वलिटी में आर्टिकल 14 से 18 दे रखा है, जो कि हम फंडामेंटल राइट के रूप में एंजॉय करते हैं, सिविल इक्वलिटी, ठीक। एक है पॉलिटिकल इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी मतलब 325 से लेकर 326 जो इलेक्शन है उसमें पॉलिटिकल इक्वलिटी दे रखी है कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पर इलेक्शन लड़ सकता है। फिर है इकोनॉमिक इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी है आर्टिकल 39 है, जिसमें DPS भी आता है। तो ये चीज़ है, 3 डायमेंशन में इक्वलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, ठीक है। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का क्या मतलब है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये टर्म भी दे रखा है, एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये फ्रेटर्निटी का क्या ये मतलब है। दोनों को टर्म दोनों ही मिला दिया जाए तो फ्रेटर्निटी बनता है। और कई बार ऐसा दिया जाता है कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल किस में है, एक्सप्लॉइटेशन में है, कौन से राइट में, तो ये फ्रेटर्निटी में आता है। फ्रेटर्निटी क्या शो करती है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल है, और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन है, वो फ्रेटर्निटी में आता है। प्रीएम्बल, प्रीएम्बल को देखो अमेंडमेंट वगैरह क्या होता है कि नहीं होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, ये सब आया था, बहुत ज़्यादा डिबेट चली थी और काफ़ी सालों तक लंबी चली थी। तो सबसे पहले केस आया था बेरूबरी यूनियन केस 1960 में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यह जो प्रीएम्बल है ये संविधान का पार्ट नहीं है, ठीक है, पार्ट नहीं है, इसीलिए आर्टिकल 368 का यूज करके इसको अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो 368 है उन्हीं चीज़ों को अमेंडमेंट किया जा सकता है जो संविधान का भाग है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये तो भाग है ही नहीं, ये भाग है नहीं तो आर्टिकल 360 का आप यूज़ नहीं कर सकते, ये कोई बाहर की चीज़ है, ठीक है, संविधान का भाग नहीं है। फिर केस तो उन्होंने भारतीय आया था 1977 में, नहीं 1973 में, ठीक है, उसमें बोला कि ये पार्ट है और ये आर्टिकल 368 के अंदर इसे अमेंडमेंट किया जा सकता है, ठीक है। फिर और ये अमेंडमेंट भी हुई, कब हुई, 1976 में अमेंडमेंट हुई थी, जिसमें सोशलिस्ट, ये जो सेकुलर है, ये सब जोड़े गए थे। तो LIC ऑफ इंडिया केस आया था 1995 में, उसमें भी यही सुप्रीम कोर्ट ने सेम बात रिपीट की थी कि ये पार्ट है और रहेगा। केशवानंद भारती में भी एक चीज़ आई थी, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बेसिक चीज़ है, आप पढ़ लोगे कहीं से भी और सभी जानते भी होंगे क्योंकि न्यूज़ में आता रहता है। आगे देखो क्या चीज़ है, ये था चौथा चैप्टर था, ये चौथा, और मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर कुछ भी लिखा है, और ये क्रक्स है लक्ष्मीकांत की पॉलिटी का। आगे देखो, आज तो 7 टॉपिक तक तो आज करवा ही दूंगा, ठीक है। टॉपिक नंबर 5 है, उसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, ये टॉपिक नंबर 5 है। क्या चीज़ है देखें, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। होता कैसे शुरुआत, एक बिल होता है वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, वो जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले बिल है प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, और प्रेसिडेंट क्या भी करता है, उसको किसी स्टेट के पास भेज देता है और उससे टाइम दे देता है कि आप 2 महीने में अपना जवाब दे देना, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट अपनी रिकमेंडेशन देता है, भले ही जितना टाइम दे रखा है स्टेट अपनी रिकमेंडेशन देता है या नहीं देता है, प्रेसिडेंट ने जितना टाइम बताया था वो कंप्लीट होते ही अपनी रिकमेंडेशन भेज देगा। फिर इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर इसको जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। आगे देखो, जम्मू एंड कश्मीर ये आर्टिकल 368 में नहीं आता है। फिर धार कमीशन आया था, जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुआ था, उससे सबसे पहले आया था धार कमीशन। फिर JVP कमीशन आया था, फिर आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था, और फिर फैजल अली कमीशन आया था, ठीक है। उसमें हमारे जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन वगैरह हुए थे। तो देखो क्या क्या चीज़ें हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हैं। धार कमीशन आया था 1948 में आज़ादी के बाद, ठीक है।
इसने लैंग्वेज को रिजेक्ट कर दिया और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पर कि स्टेट डिवाइड होने चाहिए। स्टेट का जो डिवीज़न है, स्टेट का फॉर्मेशन है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से होना चाहिए, न कि भाषा के आधार पर। यानी कि धार कमीशन ने भाषा को काट दिया था। धार यानी कि तलवार की धार, धार ने क्या किया, इंडिया को आप डिवाइड करोगे भाषा के आर पर, तो धार से आपको लोगों को काट दिया जाएगा, यानी कि लैंग्वेज को रिजेक्ट किया। फिर जेवीपी कमीशन आया 1949 में, इन्होंने भी लैंग्वेज को ख़त्म किया कि नहीं, लैंग्वेज के बेसिस पर इंडिया का जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होना है वो नहीं होना चाहिए। फिर वो प्रोटेस्ट वगैरह चलता है खूब सारा, तो फिर फाइनली आंध्र प्रदेश इंडिया में पहला भाषा के यानी लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बनता है। आंध्र प्रदेश स्टेट बन गया है। स्टेट बनने के बाद फैजल अली कमीशन आता है, और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि धार कमीशन आया, जेवीपी कमीशन आया, फजल अली कमीशन आया, फिर आया आंध्र प्रदेश का निर्माण। बिल्कुल ऐसा नहीं है। धार कमीशन आया, जेवीपी कमीशन आया, फिर आंध्र प्रदेश का निर्माण हो जाता है, पहला स्टेट बन जाता है भाषा के आधार पर। फिर फैजल अली कमीशन आता है 1953 में, और उस फैजल अली कमीशन में 2 और मेंबर होते हैं, के.एम. पणिकर होता है और एच.एन. कुंजरू होते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने भाषा को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए एक क्राइटेरिया के रूप में माना, और लेकिन इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया कि एक स्टेट के लिए एक लैंग्वेज होनी चाहिए। इस थ्योरी को रिजेक्ट किया, क्योंकि ऐसे तो फिर बहुत ज़्यादा स्टेट इंडिया के तो बहुत ज़्यादा टुकड़े हो जाते थे। क्योंकि मारवाड़ में भी खूब कहानियाँ हैं कि पग पर वो बोली बदलती है, तो वैसे ही है, क्योंकि ईस्ट स्टेट में भी खूब सारी डायलैक्ट होती हैं। तो उस बेसिस पर अगर इंडिया को डिवाइड किया जाता तो फिर ये स्टेट है वो तो सैकड़ों के हज़ारों में चले जाते। जितनी लैंग्वेज उतने के बेसिस पर तो डिवाइड नहीं कर सकते, कुछ तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से रखा जाएगा ना। तो ये था, फजल अली कमीशन ने लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया, लेकिन एक लैंग्वेज एक स्टेट के जो कॉन्सेप्ट था उसको रिजेक्ट किया। आगे 4 मेजर फैक्टर हैं हमारे जो इंडिया में जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था स्टेट का, उसमें क्या क्या मेजर फैक्टर थे इंक्लूड किए गए कि ये होने चाहिए। देखो, प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी, ठीक है, एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, ये याद रखने की बात है। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी होनी चाहिए, ठीक है। फिनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, ये भी देखा गया। प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज द नेशन एज अ होल, ये भी देखा जाएगा। तो फिर ठीक है, ये 4 क्राइटेरिया बस बेसिक सी चीज़ है, याद रखने की ज़रूरत नहीं, वैसे याद हो जाएगी, ठीक है। फिर हमारे जो इंडिया में जो ABCD है, फिर 1956 में इनको ABCD को एस्टेब्लिश ये जो ख़त्म कर दिया, एलिमिनेट कर दिया था। फिर 1956 में हमारे पास 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी था। तो सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारे 1956 में, ठीक है, जो तो हमारे पास जो अमेंडमेंट आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, ठीक है। तो उस टाइम 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी थी, याद रखने की बात है। और ये भी याद रख सकते हो, ABCD के बेसिस पर स्टेट डिवाइड कर रखे थे, ठीक है। D में केवल अंडमान और निकोबार था। C में दिल्ली, या बहुत सारे स्टेट दे रखे हैं, क्योंकि 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी को ABCD में डाला गया था, ठीक है। तो A में भी कुछ स्टेट है, B में भी कुछ स्टेट में है, C में भी है, D में है। तो D में क्या था, केवल अंडमान और निकोबार था D में। और दिल्ली कहाँ था, दिल्ली को C में रखा गया था, दिल्ली को C में रखा गया था। और जम्मू एंड कश्मीर को, ये क्या लिख रखा है, ये शायद भी है, जम्मू एंड कश्मीर को फट गया है, मुझे नोट्स में देखने दो, पहले बता देता हूँ फिर मैं इसको करवा दूंगा। देखो, याद कैसे रखोगे, D में क्या है, केवल अंडमान और निकोबार है, क्योंकि सबसे नीचे यही आते हैं। इंडिया का मैप देखोगे तो अंडमान निकोबार यहाँ आते हैं, तो ABCD ऐसे रखोगे तो D यहाँ पर आएगा, तो अंडमान और निकोबार हो गया, ठीक है। दिल्ली की स्पेलिंग क्या आता है, D से शुरू होती है, तो D से पहले क्या आता है, C आता है, तो C में क्या रखेगा, D और C,
तो सी में कौन आएगा, डी आएगा। डी से क्या शुरू होता है, दिल्ली। तो याद हो गया है। अब देखो ये जो नहीं दिख रहा है वो मैं दिखा दे। हाँ तो दोस्तों मैंने कंफर्म कर लिया है, जम्मू और कश्मीर को बी में रखा गया है, ठीक है, और राजस्थान को भी बी में रखा गया है। ये तो जो अब स्टेट पीसीएस में एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा स्टेट है, तो आप अपने हिसाब से जो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उसके हिसाब से याद रख लेना, ताकि पीसीएस में अगर कुछ भी पूछा जाए या यूपीएससी के इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं राजस्थान का हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे राजस्थान का मैंने इसलिए यहाँ रखा है कि राजस्थान का कोई भी पीसीएस में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो मुझे पता चले कि बी में था, राजस्थान बी में था, जम्मू कश्मीर बी में थे, दिल्ली सी में आएगा और अंडमान निकोबार में डी आएगा। तो ऐसे याद रह जाएगा। ए ऊपर से, फिर बी में जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, फिर सी में दिल्ली थोड़ा और नीचे, फिर डी में बिल्कुल ही नीचे आ गया अंडमान और निकोबार में। तो ये बस लॉजिक सी बात थी। आगे देखो कि कौन सा स्टेट कब बना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और काफ़ी अच्छे से समझा दूंगा मैं। 1956 था, उस समय हमारे पास कितना था, मैंने फॉर्मूला अभी लिखा था पीछे, 14+6, 14 स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरी थी, ठीक है। फिर 1960 में, ये रहा 1960, उसमें महाराष्ट्र का डिवीज़न होता है, बॉम्बे से महाराष्ट्र और गुजरात बनता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 14 स्टेट थे प्लस 6 यूनियन टेरिटरी थी, स्टेट बनता है गुजरात, तो इस गुजरात इसमें एक और ऐड हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो कितने हो जाएगा, फॉर्मूला 15 + 6 का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। ये था 1960 में, ठीक है। फिर क्या हुआ देखो, 1961 में दादर और नागर हवेली को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। 1961 में, यानी कि 1 साल बाद। दादर और नागर हवेली कहाँ पड़ती है, महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास पड़ती है, तो इसलिए इनको भी लेंगे, चपेट में लेंगे। पहले इनको समझाया, गुजरात को अलग किया, अब इनको भी चपेट में लो। दादर और नागर हवेली को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो यूनियन टेरिटरी पहले कितना था, फॉर्मूला क्या कहाँ आ गया था, 15 + 6 आ गया था। तो यूनियन टेरिटरी में ऐड होंगे ये दादर एंड नागर हवेली, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्टेट तो 15 के 15 रहेंगे, यूनियन टेरिटरी एक और ऐड हो जाएगी, तो 6 + 1 7 हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला बनेगा। फिर 1962 में गोवा, दमन एंड दीव और नीचे गए, ठीक है, दादर और नागर हवेली से थोड़ा और नीचे गए, ठीक है। तो गोवा, दमन एंड दीव 2 और यूनियन टेरिटरी बना दी जा रही है, तो 2 और यूनियन टेरिटरी ऐड हो जाएगी, तो 15 + 9 फॉर्मूला बन जाएगा। फिर 1962 में थोड़ा और नीचे पुडुचेरी आया, पुडुचेरी भी यूनियन टेरिटरी था, तो एक और यूनियन टेरिटरी बन गया, यानी कि 15 + 10 ये फॉर्मूला हो गया है। फिर क्या हुआ, नागालैंड को एक स्टेट का दर्जा दिया गया, ठीक है, नागालैंड को स्टेट का दर्जा दिया गया। तो 15 स्टेट थे, तो 16 स्टेट हो गए और 10 यूनियन टेरिटरी थी। तो ये फॉर्मूला यहाँ तक हो गया है, ठीक है। अब देखो कुछ यहाँ पर चीज़ है, मैं थोड़ी समझा देता हूँ। मुझे पहले बता देनी चाहिए थी वैसे। जो 14 + 6 का फॉर्मूला था 1956 में, ठीक है, उसमें 6 यूनियन टेरिटरी कौन थी, अंडमान निकोबार थी, दिल्ली थी, हिमाचल प्रदेश था, लक्षद्वीप था, मणिपुर और त्रिपुरा। मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि जो त्रिपुरा, मणिपुर, ये हिमाचल प्रदेश है, ये जब स्टेट बनेंगे तो यूनियन टेरिटरी में कम हो जाएंगे, यानी कि 6 में से ये 3 घट जाएंगे और स्टेट में ये 3 प्लस हो जाएंगे। समझे आ रही बात, स्टेट है और यूनियन टेरिटरी है, ये रखा यूनियन टेरिटरी है, इसमें प्लस में फॉर्मूला दे रखा है। जो ये स्टेट थे शुरुआत में 6, जो यूनियन टेरिटरी यहाँ से तो घट जाएगी और प्लस इसमें ऐड हो जाएगी। तो ये मैं दिखाना चाह रहा था कि ये क्या चीज़ है। तो ये यूनियन टेरिटरी याद होनी चाहिए कि जो इस 14 + 6 का फॉर्मूला था उसमें कितनी यूनियन टेरिटरी थी, 6 थी, 6 के नाम याद होने चाहिए, अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है। आगे देखो, वापस आए हैं। फिर 1966 में पंजाब से हरियाणा अलग होता है, तो फॉर्मूला कितना बन जाता, ये था 16 + 10 था, तो एक स्टेट का निर्माण हो रहा है तो 17 + 10 हो जाएगा। लेकिन
जो चंडीगढ़ था उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था 1966 में। पंजाब और हरियाणा अलग हुए तो चंडीगढ़ को एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो यूनियन टेरिटरी भी 1+1 और हो जाएगा, स्टेट भी होगा और यूनियन टेरिटरी भी होगा, तो ये जाएगा 17+11। ठीक है। फिर 1971 आया। 1971 में क्या किया, हिमाचल प्रदेश को एक स्टेट का दर्जा दिया गया। यहाँ पर देखो हमने बताया था हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर जो यूनियन टेरिटरी था, यानी कि हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी से तो कम हो जाएगा, स्टेट में क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, ऐड। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, 17+10 था, अब हिमाचल प्रदेश को स्टेट का स्टेटस दिया जा रहा है। ठीक है। तो फिर 17 तो प्लस यहाँ पर हो जाएगा 18 और यूनियन टेरिटरी में से कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 9 हो जाएंगे, नहीं 9 नहीं, यहाँ 17 थे और 11 चंडीगढ़ थे ना, 11 से 1 कम हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो ये चीज़ है, ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। हिमाचल प्रदेश को स्टेट का स्टेटस कब दिया गया था, 1971 में दिया गया था, इम्पोर्टेंट चीज़ है। 72 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय जो नॉर्थ ईस्ट के 3 यूनियन टेरिटरी थी उनको स्टेट बना दिया गया। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय इसमें है नहीं। ठीक है, मेघालय इसमें नहीं है। 2 तो यूनियन टेरिटरी कम हो जाएगी फॉर्मूले में और एक नया स्टेट बन जाएगा। ये नया ही क्रिएट किया जा रहा है, यानी कि असम से बनाया जा रहा है तो अलग ही बनाया जा रहा है, नया है। तो फिर स्टेट कितने हो जाएंगे, स्टेट में तो 3 हो जाएंगे ऐड, तो 18 + 3 कितने हो जाएंगे, 21, सॉरी। और यूनियन टेरिटरी कितनी कम हो रही है, मणिपुर, ये जो मेघालय तो नया ही बन रहा है, मणिपुर और त्रिपुरा क्या थे, ये यूनियन टेरिटरी थी, तो ये दोनों तो माइनस हो जाएंगे। तो कितने थे, ये 10 थे तो -2 हो जाएंगे तो 8 हो जाएंगे। अब आगे देखो। और फिर 1972 में ही मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इनको स्टेट, इनको क्या किया जाता है, देखो मिजोरम इसमें नहीं है, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश भी नहीं है। इनको क्या किया जाता है, यूनियन टेरिटरी बनाई जाती है। मिजोरम और आंध्र प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बनाई जाती है। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, मैंने ये डिवीज़न बना रखा है। यहाँ इस साइड मैंने सारे के सारे स्टेट लिखे हैं, इस साइड सारे के सारे यूनियन टेरिटरीज लिखी है, इसलिए ये यहाँ से ऐसे आ रहा है। ये सेम है, देखो साथ में ही यहाँ पर भी सेम है, लेकिन लिखा इधर है, इसलिए लिखा ताकि याद हो जाए। यूनियन टेरिटरी में भी चेंज हो रहा है। फिर क्या किया, मिजोरम और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ये तो न तो इसमें थे, ठीक है, 6 यूनियन टेरिटरी में भी नहीं थे, ये नए यूनियन टेरिटरी बनाई जा रही है। तो फिर यूनियन टेरिटरी 2 और ऐड हो जाएगी, नई यूनियन टेरिटरी, और स्टेट तो 21 थे ही, तो ये 21 हो जाएंगे। और आगे देखो, बड़े बढ़ाओ अभी तो कहीं नहीं, ध्यान दो। 1975 में सिक्किम बनता है। फॉर्मूला क्या था, ये था 21+10 था, तो 22+10, यानी कि एक स्टेट बन रहा है। इस लाइन की साइड वाले स्टेट होंगे, इधर यूनियन टेरिटरी होगा। तो 1975 में बनता है सिक्किम। सिक्किम कौन सा स्टेट बनता है, ये भी खूब बार पूछा जाता है, तो 22वां स्टेट बनता है। ये भी अभी याद करवा दूंगा या फिर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। एक्चुअल में एक भी ऐसा मैंने भी कभी याद नहीं किया है कि सिक्किम कौन सा बना था, फिर भी याद करवाने की मैं कोशिश, अभी ट्रिक बन जाएगी, बढ़ा दे तो बता दूंगा, नहीं तो फिर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर मैंने कुछ लिख रखा है, शायद ट्रिक बन जाए। देखो 1975, ठीक है, सिक्किम की स्पेलिंग क्या होती है, एस से शुरू होती है, एस क्या है, 5 है, तो 1975 हो गया। ठीक है, ये तो हो गया है। और 5 को थोड़ा उल्टा किया जाता है, वो 5 और 2 कभी कभी एक जैसे ही दिखता है, तो क्या हो गया, यानी कि ये भी 2, एस को भी 2 बोला जा सकता है और 2 को भी 2 बोला जा सकता है, यानी कि ये एस है और इसका मिरर बना देता है तो ये 2 बन जाएगा। तो दोनों एक जैसे है, दोनों एक जैसे, यानी कि 2 और 2 यानी कि 22। तो सिक्किम कौन सा स्टेट बनता है, 22वां। अगर इस तरीके से याद होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिर आगे देखो, सिक्किम है वो आर्टिकल 2 में है और
जो तेलंगाना बना है आर्टिकल 3 में बना है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखने की बात है। तो वैसे याद भी हो जाएगा। एस है, एस को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 लिखते हैं, और 22वां स्टेट भी है, 2 और 2 है। आर्टिकल भी कौन सा है, 2 है। तो इस तरीके से याद हो जाएगा। सिक्किम कौन से में आर्टिकल में, दूसरे आर्टिकल में, और सिक्किम कौन सा नंबर का स्टेट बना था, तो 2 और 2 22वां बना था। और 2 को 5 भी बोला जा सकता है, तो 1975 में बना था। ठीक है, अब आगे और देखो। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इन तीनों को स्टेट का स्टेटस दिया जाता है। मिजोरम, आंध्र प्रदेश और गोवा। ठीक है, अब देखो ये तीनों चीज़ें यहाँ थी। मिजोरम रहा, अरुणाचल प्रदेश रहा और गोवा ये रहा। ये तीनों क्या चीज़ है, यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है। तो ये यूटी है, ये भी यूटी है। तो 3 यूटी और है, इनको क्या किया जा रहा है, अब ये इस साइड आ गई है, इस साइड आ गई है। इस साइड क्या बनते हैं, मैंने क्या लिखा है, स्टेट लिखे हैं, यानी कि इन तीनों को स्टेट बनाया जा रहा है। तो 3 यूटी कम हो जाएगी और 3 स्टेट बन जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 25 + 7 का फॉर्मूला बन जाएगा। फिर 2000 आया, 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो 3 स्टेट और नए बने हैं। यूनियन टेरिटरी से स्टेट नहीं बने हैं, नए स्टेट बने हैं 3। तो 3 स्टेट और बन जाएंगे, तो 28 + 7 हो जाएगा। फिर फाइनली 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग बनता है, तो ये 29 + 7 का फॉर्मूला बनता है। और अभी जो रिसेंटली हुआ है जम्मू एंड कश्मीर था, यानी कि फॉर्मूला ये था, 28 + 7 था। जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, अब स्टेट को ख़त्म किया जा रहा है, ख़त्म कर दिया तो स्टेट एक कम हो जाएगा और उसकी जगह 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई है, यानी कि 2 यूनियन टेरिटरी नहीं जुड़ जाएगी। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 28 प्लस ये अपने 9 बना था। ठीक है, क्यों, ठीक है, 28 + 9 बन गया। फिर क्या हुआ कि दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली, जो 2 यूनियन टेरिटरी थी अलग अलग, उनको मर्ज कर दिया और एक ही सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो फिर यूनियन टेरिटरी एक और कम हो गई। तो अभी वर्तमान में 28 + 8 का फॉर्मूला बैठता है। क्या, तो जम्मू कश्मीर यानी 2019 में बनता है, और इससे पहले बनता है तेलंगाना 2014 में। ठीक है, तब फॉर्मूला होता है 29 + 7 का फॉर्मूला होता है। फिर 2019 में फॉर्मूला बनता है, ये एक स्टेट कम हो जाता है, तो स्टेट यहाँ से माइनस हो जाएगा और 2 यूनिटरी ऐड हो जाएगी, तो ये फॉर्मूला बनता है 28 + 9। लेकिन 2019 में ही दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया जाता है, जो कि 2 यूनियन टेरिटरी होती है अलग अलग। तो फिर यूनियन टेरिटरी कम हो जाएगी। तो अभी जो वर्तमान में फॉर्मूला है 28 + 8 का फॉर्मूला है। तो ये दोस्तों हमारा था 5वां टॉपिक, और काफ़ी अच्छे से समझाया। बाकी इनमें अगर ये मैं इस तरीके से नहीं समझाता तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता, और मुझे नहीं लगता कि आप कभी याद कर पाते। अब तो बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया है कि दादर नगर हवेली, ठीक है, फिर उसके नीचे गोवा, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, फिर चंडीगढ़, ये नया बनता है ऊपर से ही। तो ये यूनियन टेरिटरी मैंने यहाँ लिखे हैं, यहाँ से मैंने स्टेट रखे हैं। फिर ये नए 2 यूनियन टेरिटरी बनती है, फिर ये इनका स्टेट में कन्वर्जन भी होता है। ठीक है, गोवा का भी कन्वर्जन होता है स्टेट में। तो ये चीज़ें मैंने याद करवाई है। आगे देखो, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कुछ भी। जब भी मैं आपका जो कमेंट पढ़ूंगा तो उस टाइम आपका जवाब भी दे दूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर यूज कीजिए, लेकिन यूज अच्छे चीज़ के लिए यूज करना है, फालतू का वो डिस्कशन वगैरह नहीं करना है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उससे क्या होता है कि मुझे लगेगा कि आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं भेज रहे हो। तो अगर मैं बार बार वो पढ़ूंगा तो मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, और अगर वह मुझे लगेगा कि नहीं ये तो फालतू का डिस्कशन करते हैं, मान लो कोई एक अच्छा पॉइंट कुछ पूछ भी रहा है तो भी मैं वो ये सोच कर पढ़ूंगा नहीं, या स्किप कर दूंगा या इग्नोर कर दूंगा कि ये तो बस डिस्कशन ऐसे ही कर रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 6 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 6 का मतलब होता है सिटीजनशिप। 6 तो सिटीजनशिप, पार्ट 6 तो सिटीजनशिप। ठीक है, आर्टिकल 5 से 11 तक हैं, और ये हमें बहुत ही सावधानी से पढ़ने हैं। मैंने यहाँ लिखे नहीं है,
लेकिन आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा सावधानी से पढ़ने हैं। पार्ट जो आर्टिकल है, आर्टिकल 5 से 11 तक बहुत ही एक एक लाइन पढ़नी है और एक एक शब्द को समझना है, क्योंकि उसमें सब दे रखा है कि इंडिया में सिटीजनशिप कैसे ली जाएगी, और इंडिया में जो इंडिया जब बना था, आज़ाद हुआ था, उसमें कौन कौन से जो नागरिक है इंडिया के सिटीजन होंगे, कौन से पाकिस्तान के, पाकिस्तान में रहने वाले क्या वो अभी इंडिया में इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं, जो अमेरिका वगैरह वहाँ रह रहे के वो भी सिटीजनशिप ले सकते हैं, ये सब है। तो 5 से 11 तक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को भी पढ़ना है, इतना टफ भी नहीं है। मैं तो क्या है कि वो शॉर्ट नोट्स में आ नहीं सकता था, क्योंकि वो तो पढ़ने ही है, एक एक लाइन टू लाइन पढ़ने हैं, तो लाइन टू लाइन यहाँ तो मैं शॉर्ट नोट्स बना नहीं सकता ना, सीधा वहीं पढ़ूंगा वहाँ जाकर ही। नहीं तो बहुत सारे एप्लीकेशन भी आते हैं, उसको डाउनलोड करो और इसमें सीधा आर्टिकल पुट करो 5 नंबर, तो सीधा डायरेक्ट खुल जाता है, तो ऐसा भी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। सिटीजनशिप फिर जो सिटीजनशिप है उसके लिए फिर एक कानून आया था 1955 में, सिटीजनशिप एक्ट 1955। उसमें 5 तरीके से हम सिटीजनशिप ले सकते हैं। बाय बर्थ, अगर भारत में हमारा जन्म हुआ है तो हम भारत के सिटीजन हैं। डिसेंट, डिसेंट से भी भारत का जो बेटा होगा, फादर से जो बेटा होता है, बेटा या बेटी है जो भी है वो डिसेंट है, वो भी भारत के ही सिटीजन होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी और के या उनको नई सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कि आपको पता चला है कि आप जब पैदा हुए थे वो आपके फादर ने या आपने नई सिटीजनशिप ली कि मैं इंडिया का सिटीजन हूँ, सर्टिफिकेट दिया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फादर है तो बेटा भी है। रजिस्ट्रेशन, आप कहीं बाहर के हो, फॉरेन को हो, तो फिर रजिस्ट्रेशन करवा कर आप इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हो। जैसे अक्षय कुमार है, ये अपने इंडिया का सिटीजन है ही नहीं, कनाडा का है, लेकिन रहता यहाँ है। वो रजिस्ट्रेशन से वहाँ की सिटीजनशिप ले रखी है उन्होंने। फिर होता है नेचुरलाइजेशन से, ठीक है, नेचुरल तरीके से भी आप सिटीजन हो इंडिया के, कोई भी पार्ट है इंडिया का। आगे आगे देखो, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मान लो कोई भाग है, ये इंडिया है, ठीक है। मैं अब ढंग से नहीं बना, वापस बनाता हूँ क्योंकि थोड़ा, क्योंकि ये अपन सही मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं, तो थोड़ा माफ़ी चाहूँगा क्योंकि इंडिया का नहीं बन रहा है, ठीक है। मैं अभी ये जो है बन गया है, ऐसा ही बन रहा है मेरे से। तो मान लो इंडिया कौन सा इलाका लें, ये लेते हैं पाकिस्तान का, ये कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ करता है। तो ये मान लो आगे फ्यूचर में जो हम कर देंगे वैसे भी, कि पाकिस्तान के जो सिटीजन है अभी है, पाकिस्तान अलग से स्टेट है, पाकिस्तान को हम इंडिया में मिला लेते हैं, तो जो पाकिस्तान के सिटीजन होंगे वो इंडिया की गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी इस तारीख से पाकिस्तान के सिटीजन भी भारत के सिटीजन होंगे। तो इस टाइप से, यानी कि कोई भी इलाका, नया इलाका अगर हम लेते हैं तो फिर वो इलाका किस तारीख से वो सरकार बता देगी, किस तारीख से उस इलाके के सिटीजन है जो वो भारत के सिटीजन कहलाएंगे, ठीक है। अब होता है नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप, ठीक है। नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप एक देखो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कैसे दी जाती है। नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप में गवर्नमेंट क्या है कि कुछ उनको उसको छूट दे सकती है। मान लो कोई सिंगर है अच्छा सा, कनाडा का, पाकिस्तान के तो खूब सारे आ रखे हैं तो वो तो इग्नोर करो। मान लो कोई कनाडा का अच्छा है, कोई डॉक्टर है अच्छा सा जिन्होंने खूब भला किया है, तो भारत क्या करेगा उनको, क्या आप आइए हमारा सिटीजनशिप बन जाइए। आपको जो क्राइटेरिया होता है वो अगर ध्यान में नहीं रखनी, हम अपनी सिटीजनशिप दे रहे हैं। जैसे अक्षय कुमार ने ली है कनाडा से, तो रहता यही है, घर वगैरह सब यही है, लेकिन कनाडा वालों ने ऑफ़र की होगी कि आप काफ़ी अच्छा काम करते हो, इसलिए हम आपको हमारी सिटीजनशिप ऑफ़र करते हैं। तो वैसे ही ये होते हैं इंडिया में खूब, पाकिस्तान के जो म्यूजिक, जो गाने वगैरह गाते हैं, जो सिंगर होते हैं, वो खूब यहाँ पर आ रखे हैं, तो उन्होंने नेचुरलाइजेशन से ही सिटीजनशिप ली है। फिर क्या है, ऑल और एनी कंडीशन इफ साइंस, फिलोसफी, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस, ह्यूमन प्रोग्रेस, एवरी नेचुरल सिटीजन मस्ट टेक एन ओथ ऑफ अलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, तो मैंने डिस्कशन कर दी है कि कोई भी फेमस पर्सनालिटी है उसको छूट दे सकता है, ऑफ़र कर सकता है कि हमारा सिटीजनशिप बन जाइए, लेकिन जो नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप वो बनेगा तो उसको कि मैं
भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अलिजियंस रहूँगा ऐसी शपथ लेनी पड़ेगी। अगर वो शपथ नहीं लेता है या गलत तरीके से लेता है तो इंडिया वो रिजेक्ट कर सकता है। अगर बाद में पता चलता है कि उन्होंने फ्रॉड के तरीके से सिटीजनशिप ली थी या फिर गलत तरीके से शपथ ली थी तो वो छीन सकते हैं। को नेचुरलाइजेशन सिंगर मान लो और किसी वजह से भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ है और पाकिस्तान के नारे दे दिए तो भारत को लगा कि इन्होंने गलत तरीके से हमारी सिटीजनशिप का वायलेशन किया है और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में बात की है, तो उनसे वो छीन ली जा सकती है और वापस पाकिस्तान भेज दिया जाता है कि जाओ यहाँ से, भागो, जरूरत नहीं तुम लोगों की। जैसे थे वैसे दिखा दी है आपने। अब देखो आगे, अब सिटीजनशिप खोई कैसे जाती है, ये भी आर्टिकल है 1955 में बनाया है। ठीक है, पहले लेने के कितने तरीके हैं, लेने के 5 तरीके बता रखे हैं। बर्थ से, डिसेंट से, रजिस्ट्रेशन से, नेचुरलाइजेशन से और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और छीनी कितने तरीके से जा सकती है, छीनी 3 तरीके से जा सकती है। एक तो है रिनंसिएशन, आप खुद ही त्याग दो, मैं अब भारत का सिटीजन नहीं हूँ, मैंने त्याग दी है, तो आप त्याग सकते हो। फिर होता है टर्मिनेशन, आपकी अगर वॉलेशन बहुत ही ज़्यादा करते हो तो आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट कर दी जा सकती है, तो ये भी है। फिर है डिप्राइवेशन, आपसे ही छीन ली कि नहीं आप अब भारत की सिटीजन हो ही नहीं, आपसे छीन ली है। इस टाइम क्या होगा कि कंपल्सरी टर्मिनेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। डिप्राइव में क्या होगा, कंपल्सरी टर्मिनेशन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को टर्मिनेट करनी ही पड़ेगी। और उसमें भी अलग अलग है, क्यों, किस वजह से आप डिप्राइव कर दोगे। अगर किसी ने भारत की जो सिटीजनशिप है नेचुरलाइजेशन से ली है, बाद में पता चलता है कि उन्होंने गलत तरीके से जो रजिस्ट्रेशन करवाया था वो उसमें कुछ डिटेल है गलत भरी थी, नाम वगैरह गलत भरा था, तो यानी कि फ्रॉड किया है, तो हम उनसे छीन लेते हैं कि नहीं अब आप हमारे यहाँ से सिटीजन नहीं हो, हम अपनी सिटीजनशिप है वो आपसे ले रहे हैं, डिप्राइव कर रहे हैं, यानी कि उनसे छीन रहे हैं। ठीक है, या फिर उन्होंने डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन दिखाया है तो भी हम कर सकते हैं। जैसा अभी मैंने बताया कि पाकिस्तान का कोई सिंगर अगर पाकिस्तान की जय बोलता है इंडिया में भारत पाकिस्तान के मैच के दौरान, अगर वो भारत का सिटीजन है तो उसके सिटीजनशिप छीनी जा सकती है, डिप्राइव किया जा सकता है। आगे फिर है, अगर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, रजिस्टर्ड सिटीजनशिप या फिर नेचुरल सिटीजनशिप, दोनों में ही अगर सिटीजनशिप ली है 5 साल हुए ही नहीं है और उसको 2 साल की जेल भी हो गई है, सिटीजनशिप मिली है 4 साल ही हुए हैं यानी 5 साल पूरे नहीं हुए, और उसने कुछ ऐसा कांड कर दिया है जिससे उसको 2 साल की सज़ा मिल गई है, तो फिर उससे डिप्राइव की जा सकती है। अगर मान लो 6 साल हो गया है, 5 से ऊपर हो गया है, फिर उसको 2 साल की सज़ा मिल जाती है तो उससे छीनी नहीं जाएगी। और फिर है कि 7 साल से ही भारत को कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, बाहर ही रह रहा है, भूल गया है भारत को, तो फिर भारत को भी ज़रूरत नहीं है ऐसे सिटीजन को कि 7 सालों से रह रहा है बाहर, अता पता ही नहीं है, तो भारत ही भूल जाएगा कि आप भी हमारे सिटीजन नहीं हो, तो ये डिप्राइव हो सकता है। जाओ घर से बाहर जाओ तो बता के जाओ, 7 साल हो गया अता पता ही नहीं है, घर वाले भी अभी कोई था क्या। आगे देखो, OCI कार्ड होल्डर होते हैं, PIO कार्ड होल्डर होते हैं और NRI कार्ड होल्डर होते हैं। ये 3 चीज़ें होती है और ये आप लक्ष्मीकांत की जो बुक है वहीं से पढ़ो, क्योंकि यहाँ पर भी लाइन टू लाइन पढ़ना है और उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझा रखा है, ऐसे कंपैरिजन करके ऐसे बता रखा है, डिफरेंस करके बताया रखा है, और तो आप वहीं से पढ़ो, क्योंकि मैं यहाँ पर क्योंकि सारी चीज़ें लाइन टू लाइन इम्पोर्टेंट है, तो वो शॉर्ट नोट्स में नहीं लिख सकता। आगे देखो क्या चीज़ है, 1 जनवरी 1966 ये जो बांग्लादेश है उसमें जो पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी उससे रिगार्डिंग है। 1 जनवरी 1966 से और 1 जनवरी 1966 से पहले, यानी कि ये तारीख है 1 जनवरी 1966 से पहले, अगर पाकिस्तान की यानी कि ईस्ट पाकिस्तान था उस टाइम, अगर वो भारत में एंटर कर दी है तो भारत के सिटीजन माने जाएंगे। ठीक है, फिर 25 मार्च 1971
से पहले जो भी सिटीजन आए, यानी कि 1 जनवरी 1966, 1/1/1996 से लेकर और 25/3/1971 के बीच में जो जितने लोग आए हैं उनको 10 साल के बाद भारत की सिटीजनशिप, यानी सिटीजनशिप तो मिल जाएगी, वोटिंग राइट है वो 10 साल के बाद मिलेगा। और इससे जो 1966 है, इस तारीख से पहले जो भी आए हैं उनको जैसे अपन सिटीजन है भारत के वैसे ही उनको माना गया है। और 1 जनवरी 1966 से लेकर 25 मार्च 1971 के बीच में जो लोग आए हैं भारत में उनको वोट नहीं दिया जाएगा, वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा, बाकी सारे सिटीजन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। और वोटिंग राइट कब मिलेगा, जब ये आए हैं उसके 10 साल बाद दिया जाएगा। और इस 25 मार्च 1971 के बाद जो भी आए उनको भेजो, उनको घर भेजो। तो ये अभी चल रहा था ना रजिस्ट्रेशन वगैरह, तो ये इसमें यही तो मुद्दा आया था कि उनको इतने लाख है जो बांग्लादेशी उनको घर भेजा जा रहा है, उनकी सिटीजनशिप छीनी जा रही है, तो ये मुद्दा यहाँ से आया था। आगे देखो, फंडामेंटल राइट है चैप्टर नंबर 7, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पार्ट 3 में आता है। सिटीजनशिप कितने नंबर पर आता है, 2। देखो सिटीजन सी से शुरू होता है, सी से पहले क्या आता है, 2 आता है, तो 2 से शुरू होता है। और फंडामेंटल राइट है वो पार्ट 3 में आता है। और फंडामेंटल राइट को मग्न कार्ता ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन है फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सबसे बड़ा कानून है। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान क्या चीज़ है, सबसे बड़ा कानून है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम भारतीय कानून को नहीं मानते हैं लेकिन संविधान को मानते हैं, ऐसा कैसे है, संविधान से ही तो कानून बनता है। तो वो भी एक बेवकूफ़ी वाली बात करते हैं कि हमें इंडियन लॉ का जो बहिष्कार करते हैं, जो बोलते हैं ना, तो उसको सुनना चाहिए कि कानून अलग से नहीं होता है, संविधान ही सबसे बड़ा कानून है। फादर ऑफ लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और आगे देखो, कॉन्स्टिट्यूशन है हो गया है, प्रोटेक्ट लिबर्टीज एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल अगेंस्ट द इन्वेजन बाय द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा कानून है और यह जो गवर्नमेंट है या कोई अथॉरिटी है अगर लोगों का वॉयलेशन वगैरह कर रही है उनको, तो ये उसको रेगुलेट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक लिमिट डालता है कि ताकि टायरनी यानी कि तानाशाही न आ पाए। आगे देखो क्या चीज़ है, कौन से है जो दोनों के लिए है। देखो फंडामेंटल 14 से है, ठीक है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। 15, 16 लगातार है, फिर 19, ठीक है, फिर 29, 30 ये लगातार है। 14 नहीं है, 14 दोनों के लिए है, 15, 16, फिर 19, फिर 29, 30 ये 5 हैं, 5 आर्टिकल है जो केवल सिटीजन के लिए है। याद कैसे करोगे, आर्टिकल 5 है संविधान में, उसमें क्या दे रखा है, सिटीजनशिप दे रखी है, आर्टिकल 5 है, ठीक है। तो ये 5 आर्टिकल है जो केवल सिटीजन के लिए है। सिटीजनशिप किसमें है, संविधान के आर्टिकल 5 में मेंशन है, यानी कि 5 आ रहा है। तो फंडामेंटल राइट है जो 5 आर्टिकल है वो केवल सिटीजन के लिए ही है। 15, 16, 19, फिर 29, 30 ये 5 आर्टिकल याद रखो, बाकी ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो दोनों के लिए है। केवल सिटीजन के लिए कौन कौन से, 15, 16, 19, 29, 30,
तो 5 याद कर दो बस। आगे क्या चीज़ है, आगे साइड में कुछ और है। देखो इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि रूल ऑफ लॉ, ये कहाँ से, ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है और ब्रिटिश से हमने लिया है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। और यूएस से लिया है वो जो कि एक पॉजिटिव है, क्या लिया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसका क्या मतलब है, देखो इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि मान लो एक बहुत अमीर आदमी है, एक बहुत ही गरीब आदमी है, सुप्रीम कोर्ट के केस में मान लो कोई फीस लगती है तो इससे भी 500 रुपये लिए जाएंगे और इससे भी 500 रुपये लिए जा रहे हैं, तो फिर ये तो गलत नहीं लग रहा है आप लोगों को। ये अमीर है, आसानी से 500 रुपये दे सकता है, ये गरीब कहाँ देगा। अगर ये 500 रुपये नहीं देगा तो केस नहीं लड़ सकता है, केस नहीं लड़ेगा तो फिर इसके तो फंडामेंटल राइट कोई काम के ही नहीं रहे। तो ये चीज़ है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, तो ये है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का मतलब है कि सरकार, इस आदमी के पास 500 रुपये नहीं है तो सरकार हेल्प करेगी इसको। जो नालसा का कॉन्सेप्ट है वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का कॉन्सेप्ट है, जो एक पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है इक्वलिटी बिफोर लॉ वाला, जो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलता है, यानी कि कानून सबके लिए एक है और कानून के सामने सभी बराबर हैं। आगे देखो, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, किसमें, इक्वलिटी बिफोर लॉ। जैसे मैंने बताया था कि स्पेशल प्रिविलेजेस है ही नहीं, जो अमीर है उसको भी वैसे ही 500 रुपये लिए जा रहे हो, गरीब से भी 500 रुपये लिए जा रहे हैं। ना तो अमीर को सुविधाएं दे रहे कि अमीर हो आप तो बहुत बड़े आदमी हो तो आपको थोड़ी रिलीफ दी जाए, ऐसा भी नहीं है। गरीब है तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है कि तुम्हें छोड़ दिया जाए, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। आगे देखो, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टार लगाओ। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, ठीक है। आर्टिकल 31C कम्स इन आर्टिकल 14 गोज आउट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जब कभी आर्टिकल 31C अंदर आता है तो आर्टिकल 14 ऑटोमेटिकली गोज आउट, यानी कि दोनों एक साथ लागू नहीं होते हैं, दोनों ही एक कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, मतलब एक साथ नहीं लागू होते हैं, दोनों में से एक लागू होगा एक टाइम के लिए। आगे देखो, फॉरेन सोवर्न्स एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट्स एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स। जो फॉरेन सोवर्न्स है, जैसे कोई राष्ट्रपति आ गया इंडिया में, एम्बेसडर्स होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, उनको इम्यूनिटी होते हैं, किसमें, क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग में, दोनों में ही है। सिविल में तो मिल सकती है, मान भी ले वो उनसे उनके हाथों से कोई क्राइम हो जाता है तो उसकी गवर्नमेंट को बोला जाएगा, ना कि एम्बेसडर को पर्सनली बोला जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो क्रिमिनल और सिविल में प्रोसीडिंग में उनको इम्यूनिटी दी जाती है, यानी कि छूट दी जाती है। अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, उसको नाम बाद में किया गया था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कब किया गया था अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 को प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट कब चेंज किया गया था, 1976 में चेंज किया गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मंडल कमीशन कब आया था, 1979 में आया था, और इन्होंने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया था, और ओबीसी में आया था 1993 में। क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट कब आया था, मंडल कमीशन ने क्या बोला था कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए 1973 में, और क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट कब आया था, ये 1993 में आया था ओबीसी में, बाकी कहीं पर भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है। आगे देखो क्या चीज़ है, अनटचेबिलिटी नॉट इंक्लूड सोशल बॉयकॉट ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स और एक्सक्लूजन फ्रॉम रिलीजियस सर्विसेज। अनटचेबिलिटी का मतलब है, मान लो आप न्यात सुनिए ना गांव में कि न्यात बाहर कर दो इनको, तो न्यात बाहर कर दो तो वो अनटचेबिलिटी में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। सोशल बॉयकॉट है वो अनटचेबिलिटी में नहीं आता है, सोशली आपने बॉयकॉट किसी व्यक्ति को किया है तो वो अनटचेबिलिटी नहीं है। टाइटल प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट एकेडमिक एंड मिलिट्री। इसका क्या मतलब है, ये लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि आप अपना नाम, कि आपके नाम के आगे राजा नहीं लगा सकते हो, महाराजा नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रोहिबिट किसको करा है, स्टेट को प्रोहिबिट करा है कि आप किसी व्यक्ति को ये नहीं कह सकते आप राजा हो इंडिया के, आप राजा हो ग्वालियर के, आप राजा हो उत्तर प्रदेश के, ऐसा नहीं कह सकते।
स्टेट नहीं कह सकता है। आप अपना नाम भले ही रखो, राजा मान सिंह रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट को प्रोहिबिट कर रहा है, बस वो एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल दिया जा सकता है, शेर बहादुर टाइटल दिया जा सकता है। भारत रत्न वैसे उसका यूज नहीं कर सकते। अब सचिन को भारत रत्न दिया है तो सचिन अपने नाम के आगे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नहीं लगा सकता है, सचिन तेंदुलकर भारत रत्न ऐसा भी नहीं लग सकता है। नाम तो वही रहेगा हमेशा सचिन तेंदुलकर। ये प्रीफिक्स और सफिक्स में यूज नहीं किया जा सकता है टाइटल को। अगर वो ऐसा करता है तो उससे छीन लिया जाता है। आगे देखो, राइट टू फ्रीडम, कितने चीज़ें हैं, 6 चीज़ें इसमें। ओरिजिनली कितनी थी? 7 थी। राइट टू फ्रीडम में ओरिजिनली 7 थी। कौन थी 7वीं? प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी को हटा दिया, अब 6 हैं। ठीक है, इसमें डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग तो इंक्लूड किया गया है, लेकिन स्ट्राइक आप नहीं कर सकते। फ्रीडम नहीं है आपको कि आप डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन कर सकते हो, पिकेटिंग कर सकते हो, लेकिन स्ट्राइक यानी हड़ताल नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हड़ताल करते हो, एक संगठन बनाकर हड़ताल करते हो तो सरकार कार्रवाई कर सकती है। डेमोन्स्ट्रेशन करते हो, प्रदर्शन करते हो, कर सकते हो कि हम विरोध प्रदर्शन करते हैं इस कानून का, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा किसानों के जो कानून बनाए थे उनके विरोध में उन्होंने प्रदर्शन किया था, पिकेटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर वो स्ट्राइक करते हैं तो फिर उन पर चार्ज किया जाता, लाठी चार्ज। आगे देखो क्या चीज़ है, मूवमेंट। कहाँ पर मूवमेंट कर सकते हो? इंटरनल मूवमेंट भी कर सकते हो और एक्सटर्नल मूवमेंट भी कर सकते हो। इंटरनल मूवमेंट करोगे तो आर्टिकल 19 में आएगा, और एक्सटर्नल मूवमेंट करोगे तो आर्टिकल अपनी लाइफ में आएगा कि भारत में तो आप कहीं पर घूम सकते हो, तो उसके लिए फंडामेंटल राइट दे रखा है, राइट टू फ्रीडम, वो है आर्टिकल 19 में। लेकिन विदेश जाने के लिए अगर सामने वाली कंट्री है आपको वीज़ा नहीं दे सकती, आप बोलोगे नहीं मुझे तो वीज़ा चाहिए और मेरा फंडामेंटल राइट है, बिल्कुल ही नहीं है। सामने वाली वीज़ा नहीं दे रही है तो आर्टिकल आपके 21 में आएगा, 19 में नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 21 आपने हिसाब से जा रहे हो फॉरेन। फिर आगे देखो, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो। क्या बोला है? प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि कोई आपने किसी व्यक्ति को क्या किया, 3 उंगलियों से मारा, 3 उंगली से मारा, और कानून है ही नहीं कि 3 उंगलियों से मारने से आपको सजा होगी, ऐसा कोई कानून नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि कानून अभी बना दिया है या फिर बैक डेट में बना दिया कि हम कानून बना तो आज रहे हैं लेकिन ये लागू हो रहा है 1990 से, और मार आप आज रहे हो लेकिन ये देखो कानून बना दिया है उस टाइम से लागू है। तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। टैक्स वाले बगैर वहाँ उस केसेस में तो किया जा सकता है, वो अभी बता दूंगा किस केस में किया जाता है, लेकिन इसमें नहीं है। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, लेकिन सिविल एंड टैक्स के लिए किया जा सकता है। यानी कि टैक्स मान लो गवर्नमेंट बोलती है, गवर्नमेंट को पता चलता है आपने बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर दिया है, वॉल्यूशन कर दिया है, तो गवर्नमेंट को लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन करने की। तो आपने आज पॉल्यूशन किया है 2022 में, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, हमें टैक्स की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए और इमीडिएटली चाहिए। गवर्नमेंट क्या करेगी कि हम 99 से ये एक्ट लागू कर रहे हैं और 5% आप जितना पॉल्यूशन करते हो 5% आपसे पैसा लिया जाएगा। तो फिर जितने साल हो गए ना उसके हिसाब से पैसा आज लिया जाएगा। ये सिविल और टैक्स के केस में हो सकता है। ये है नो डबल जियोपर्डी। ये सारी चीज़ें किस में है? प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ये फंडामेंटल राइट है, उसमें ये चीज़ है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है, नो डबल जियोपर्डी है, यानी किसी व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है, लेकिन जो डिपार्टमेंट है वो दी जा सकती है कि उसको फाइन भी लगा दिया, ट्रांसफ़र भी कर दिया, या 2 साल की सज़ा भी दे दी और ट्रांसफ़र भी कर दिया, ऐसा किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी आर्टिकल 21 बोलता है स्टेट सेल फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू 9 से 14। आर्टिकल 21 बोलता है 6 से 14, 9 से मैंने बोल देता है, गलत है, 6 से 14 साल के बच्चों को स्टेट है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देगा। आर्टिकल 45 है, आर्टिकल 51A है, और पेरेंट है आर्टिकल, और पेरेंट्स है जो 6 से 14 साल के लिए है, उनकी पेरेंट की ड्यूटी है कि उनको पालना, एजुकेशन दिलाना, ये सब है। ठीक है, आर्टिकल 51 क्या बोलता है? पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि 6 से जो आप 14 साल का अगर इस एज का आपका बच्चा है तो आपकी पेरेंट की ड्यूटी बनती है कि आप उसको पढ़ाओ। और आर्टिकल
21A क्या बोलता है कि स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर किसी विद्यालय, किसी जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि बाहर घूमता हुआ नहीं पाया जाना चाहिए, किसी फैक्ट्री में काम कर किया हुआ नहीं पाया जाना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 45 भी बोलता है इससे संबंधित। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था 2002 में। ठीक है, और राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009 में, याद रखने की बात है। आगे देखो क्या चीज़ है। आर्टिकल 22 क्या बोलता है, अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, ग्राउंड टू नो अरेस्ट, कि आपको जानने का अधिकार है आप किस लिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। और नॉट टू एलियन, ठीक है, एलियन के लिए लागू नहीं है, आपको फंडामेंटल राइट बन रहा है, एलियन के लिए लागू नहीं है। कोई पाकिस्तानी आ गया, घुसपैठ आ रहा, घुसपैठ करा है, आपको फंडामेंटल राइट नहीं होगा कि मुझे क्यों अरेस्ट करा, एंट्री कर, फिर बताते हैं कि अरेस्ट करेंगे या गोली चलाएंगे। एक बार तो कर तो सही, बता देंगे। प्यूनिटिव देखो, यानी कि 24 घंटे के पहले आपको मजिस्ट्रेट के बीच में लिया जाएगा, और ओनली क्रिमिनल कॉज ए क्रिमिनल, नॉट कोर्ट ऑर्डर, सिविल अरेस्ट या फेल्योर टू पे इनकम टैक्स, इस केस में नहीं मिलेगा। ठीक है, क्रिमिनल या कॉज ए क्रिमिनल के केस में ही आपको 24 घंटे के अंदर एक मजिस्ट्रेट के बिफोर आपको ले जाया जाएगा, लेकिन दूसरे केस में नहीं, सिविल अरेस्ट में नहीं हो सकता है। कोर्ट ऑर्डर दिया है कि गिरफ्तार करो, इसको गिरफ्तार करो, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, तो 24 घंटे के अंदर उपलब्ध करवाना ज़रूरी नहीं है। कोई क्रिमिनल है, भाग गया है, फरार हो गया है, 5-6 दिन से पता ही नहीं है, मर्डर करके भाग गया है, तो फिर वो 24 घंटे से कैसे पकड़ नहीं सकते ना, वो तो दिन लगेंगे जितने लगेंगे। और फेल्योर टू कोई पे इनकम टैक्स, जैसे भगोड़ा हो गया, विजय माल्या वगैरह पैसे लेकर भागे हैं, तो इनको भी ला नहीं सकते ना कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के आगे रख लो, इनको कैसे रखे, वो तो भाग गया है। तो ये है प्रिवेंटिव, यानी कि रोकना है उसको, क्राइम करने से पहले रोकना है। ऐसा कब होता है, जैसे मान लो कुछ ऑर्गेनाइजेशन करना है या कोई इलेक्शन वगैरह होने वाले हैं, तो हमें लगता है कि कुछ गुंडे हैं यहाँ पर रहते हैं, इस इलाके में रहते हैं, वो हमेशा ही गुंडागर्दी करते हैं, तो ऐसे लोगों को पहले ही सरकार पुलिस क्या करेगी, अरेस्ट करके रख देगी। जैसे इलेक्शन खत्म हो गया, इनको छोड़ दिया जाएगा। तो शांति के लिए ऐसे किया जा सकता है। बोथ एलियन एंड सिटीजन के लिए लागू होता है प्रिवेंटिव। ठीक है, प्यूनिटिव एलियन के लिए लागू नहीं होता है, सिटीजन के लिए लागू होता है। प्रिवेंटिव है वो बोथ एलियन एंड सिटीजन के लिए लागू होता है। ठीक है, फिर देखो ये प्रिवेंटिव है, इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं कि 3 महीने से ज़्यादा अगर उनको प्रिवेंट किया जाता है तो फिर एक एडवाइजरी बोर्ड इस्टेब्लिश किया जाएगा जिसमें हाई कोर्ट के जज होंगे। ठीक है ना, और इसके लिए पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही कानून बना सकती है डिटेंशन के केस में। यानी कि राजस्थान है, मान लो स्टेट है, राजस्थान अपना कानून बना सकती है, पार्लियामेंट भी अपना कानून बना सकती है प्रिवेंटिव के केस में। जैसे कोविड-19 आया था, उसमें सेक्शंस लगाई गई थी हाई अलर्ट करके कि आप घर से बाहर 5 से ज़्यादा आप इकट्ठे नहीं पाए जा सकते हैं, तो अलग अलग स्टेट ने लगाई थी अपने हिसाब से। तो प्रिवेंटिव है, इसके लिए पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही अपने हिसाब से कानून बना सकती हैं। और 3 मंथ से ज़्यादा अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत जेल में रखना है या कस्टडी में रखना है, तो फिर एक बोर्ड बनाया जाएगा जिसमें हाई कोर्ट के जज होंगे। आगे देखो क्या चीज़ है, एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन है ये बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन के अगेंस्ट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, फोर्सफुल, लीगल, फिजिकल और इकोनॉमिक, ये सब एक्सप्लॉयटेशन की सबके लिए है। मान लो आप फीस भर रहे हो, कोई टॉर्चर कराए बार बार आपको, तो आप कोर्ट में जा सकते हो कि मेरा वायलेशन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, कोई आपसे काम करवा रहा है, मजदूरी है 200 रुपये का बोला था लेकिन 150 दे रहा है, और बाद में धमकी भी दे रहा है कि 150 लेना तो ले ले, नहीं तो काम से भाग जा, तो ये एक्सप्लॉयटेशन है आपका। ये सारी चीज़ें समझने की है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बॉन्डेड लेबर सिस्टम, जैसे एबोलिशन एक्ट आया था 1976 में, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, फैक्ट्रीज में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन इन 2016 आया था, जिसको 1986 को अमेंडमेंट किया गया था।
बिलो 14 साल इन ऑल ऑक्यूपेशंस एंड प्रोसेसेस बैन कर दिया गया था। अब देखो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ये भी खूब बार प्रश्न पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। आज मैं कन्फ्यूजन को ही ख़त्म कर दूंगा। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन लिखे हैं, ठीक है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अगर कोई भी इंस्टीट्यूट है, ठीक है, अगर पूरी तरह वो एडमिनिस्ट्रेटर और बोथ बाई स्टेट, यानी कि पूरा ही स्टेट का है, तो वहाँ पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। पहला तो ये है। लेकिन ये कोई इंस्टीट्यूट है, एडमिनिस्ट्रेट तो स्टेट कर रहा है, लेकिन उसमें समर्थन कौन दे रहा है? ट्रस्ट दे रहा है, तो फिर उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखो, कोई इंस्टीट्यूट है जिसमें स्टेट ने रिकॉग्नाइजेशन दी है, तो उसमें भी वॉलंटरी है कि वो इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है कि वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिट करेगा या कि नहीं करेगा। फिर अगर कोई इंस्टीट्यूट है वो सरकार से यानी कि स्टेट से एड लेता है, तो उस पर भी वॉलंटरी है। बस एक चीज़ याद रखना कि जो पूर्णतः यानी कि 100% यानी कि एडमिनिस्ट्रेट भी गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है और मालिक भी गवर्नमेंट है, तो उसमें ये नहीं होगा। बाकी तीनों केस में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये याद रखनी है। आगे देखो क्या चीज़ है, माइनॉरिटीज़ आता है। माइनॉरिटीज़ का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये एक्ट आया था, ठीक है, 2004 में, जिसमें 6 माइनॉरिटी थी, ठीक है, नेशनल लेवल नॉट स्टेट वाइज। समझ रहे हो क्या बात बोल रहा है ये एजुकेशन के मामले में ही थी, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एजुकेशन ऐसा कुछ था ये, ठीक है। एनी सेक्शन, आगे पूरा पढ़ेंगे फिर अब समझा दूंगा क्या चीज़ है ये, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने भी पढ़े हुए। एनी सेक्शन, यहाँ पर माइनॉरिटीज़ है, इसमें एनी सेक्शन यूज करिए, वर्ड किया जा रहा है। एनी सेक्शन में बहुत इंक्लूड किया जा सकता है, मेजोरिटी और माइनॉरिटी। एनी रीजन और माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ठीक है। लैंग्वेज प्रोटेक्शन इन पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा किया जा सकता है, इज नॉट करप्ट प्रैक्टिस अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। इंस्टीट्यूशन ओनली माइनॉरिटी, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक, नॉट एनी सेक्शन, ठीक है। कॉम्पेंसेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय स्टेट नॉट एप्लीकेबल। अब देखो आगे क्या चीज़ है कि माइनॉरिटीज होते हैं। माइनॉरिटीज क्या, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि संविधान बोलता है कि 6 प्रकार की माइनॉरिटी है, नहीं, ठीक है। ये एजुकेशन था माइनॉरिटी के लिए, उस एक्ट 2004 वाले जो एक्ट है उसमें 6 माइनॉरिटी का मेंशन है, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। वो भी नेशनल लेवल की माइनॉरिटी है, स्टेट वाइज नहीं है। मान लो कि जम्मू कश्मीर में मेजोरिटी किसकी है? ये है मुस्लिम्स की। अगर वहाँ पर 5-6 परिवार हिंदू रहते हैं तो वो माइनॉरिटी में कहलाएंगे? नहीं, वो नेशनल लेवल की होगी, स्टेट वाइज नहीं है। क्या हिंदू नेशनल लेवल पर माइनॉरिटी में आते हैं? नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते। हिंदू मेजोरिटी में आते हैं, तो वो हिंदू जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी में नहीं होगी। ये एनी सेक्शन है, मेजोरिटी और माइनॉरिटी, ठीक है। माइनॉरिटी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक 2 ही प्रकार की माइनॉरिटी है। और कोई व्यक्ति बोलता है कि जो प्रोपेगेंडा है, इलेक्शन प्रोपेगेंडा में खड़ा होता है और बोलता है कि आप मुझे जिताओगे तो मैं आप लोगों की भाषा सिक्योर करूंगा, कानून लाऊंगा, प्रोटेक्ट करूंगा, उसको स्टेट का स्टेटस दिलाऊंगा या राज्य की भाषा डिक्लेयर करवा दूंगा। तो जैसे असम में करवाया था, शायद असम में ही था, पहले 1-2 साल पहले का न्यूज़ में था, उसमें बोडो को पता नहीं किसी को मान्यता मिली थी, उस बोडो जो टेरिटोरियल एरिया है उसको मिली थी, पता नहीं कुछ ऐसा न्यूज़ में था। तो ऐसा किया जा सकता है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में आप वॉयलेट कर रहे हो, ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है। और इंस्टीट्यूशन है ओनली माइनॉरिटी, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक है, नॉट एनी सेक्शन है, ठीक है। ये बात याद रखने की बात है। फिर रेट है आर्टिकल 32 में भी है और आर्टिकल 226 में भी है। आर्टिकल 32 तो सुप्रीम कोर्ट में होता है और आर्टिकल 226 है हाई कोर्ट में होता है। जो 32 है वो केवल फंडामेंटल राइट के लिए है, 226 है वो फंडामेंटल राइट के लिए भी है, और नहीं, ये फंडामेंटल राइट के लिए नहीं है, बाकी किसी और के केस में है। और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो मना नहीं कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट चाहे तो मना कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और याद रखने की बात है। वापस समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है।
रिट है, दो आर्टिकल है, 32 से और 26, 226 से। 32 वाला क्या है, फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट है यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हो तो सुप्रीम कोर्ट आपको मना नहीं कर सकता है, यानी कि फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। और 226 है, ये तो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि 35 तक ही फंडामेंटल राइट आते हैं, उससे पहले नहीं आते। तो 226 तो बहुत बार है, तो ये हाई कोर्ट मना कर सकता है कि नहीं मैं आपका केस नहीं, मैं जजमेंट नहीं दूंगा, तो वो है, ठीक है। लेकिन इसमें फंडामेंटल राइट इंक्लूड नहीं है। 32 से फंडामेंटल राइट है और ये फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए हाई कोर्ट मना कर सकता है। और 32 है वो फंडामेंटल राइट है, इसलिए हाई कोर्ट मना नहीं कर सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता है। आगे देखो हैबीज कॉर्पस, ये रिट आ गई। हैबीज कॉर्पस है बोथ अगेंस्ट पब्लिक एंड प्राइवेट, दोनों लोगों की, पब्लिक और प्राइवेट दोनों लोगों के लिए हैबीज कॉर्पस लगा ली जाती है। मान लो किसी को आप अरेस्ट कर ले हो, किडनैप कर लेते हो, तो आप जा सकते हो कि मेरे बच्चों को अभी तक घर पर आया नहीं है, किसी ने किडनैप कर लिया, किसी कंपनी है वो बंदी बना देती है, तो आप जा सकते हो। मैंडेमस बाई कोर्ट टू पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटी, एनी पब्लिक बॉडी, इंफीरियर कोर्ट, कॉरपोरेशन, ट्रिब्यूनल, गवर्नमेंट, इन सबको ये मैंडेमस दे सकता है, यानी कि कोर्ट ऑर्डर देगा कि आप अपना काम कीजिए, क्यों नहीं कर रहे हो, आप अपना काम कीजिए, ये ऑर्डर दे सकता है। छोटे कोर्ट को दे सकता है कि फैसला सुनाई नहीं, फटकार लगा सकता है कि फैसला क्यों नहीं सुना रहे हो, कितने टाइम से डिले कर रहे हो। किसी कॉरपोरेशन को कह सकता है, गवर्नमेंट को कह सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट को नहीं कह सकता है, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को नहीं कह सकता है, याद रखने की बात है। प्रोहिबिशन मना करता है, यानी कि ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड कोज जुडिशियल अथॉरिटीज़, यानी कि वो मना कर सकता है कि किसी छोटा कोर्ट है या कोई ट्रिब्यूनल है उसको मना कर सकता है, ये आपके क्षेत्राधिकारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, तो आप इस केस को न लें, छोड़ दीजिए, तो मना कर रहा है। मैडमस में तो क्या है, आदेश देता है आप क्यों नहीं कर रहे हो, आप जाओ करो। प्रीवियस में कह रहा है कि आपके अधिकार में नहीं आता है, क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, इसलिए आप मत करो, ठीक है। ये चीज़ है, कन्फ्यूजन नहीं होने की है। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर भी मैं और तरीके से समझा दूंगा, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। ट्रिब्यूनल ये तो बता दिया है, दैट इज हायर टू लोअर जुडिशरी होता है, ठीक है। ये बस प्रिवेंटिव होता है, ठीक है। डायरेक्ट इनएक्टिविटी, मैंडेमस क्या करता है, एक्टिविटी को बताता है। मैंडेमस क्या करता है, क्या जाओ आप काम करो, और प्रोहिबिशन मना करता है कि आप काम कर रहे हो उसको नहीं करना है, क्योंकि आपके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। सर्टिफिकेट यानी कि सर्टिफिकेट, टू बी सर्टिफाइड है, टू बी सर्टिफाइड यानी कि प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव दोनों है। टिल 1991 ओनली जुडिशरी टू जुडिशरी था, लेकिन 1991 के बाद एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट में भी लगाया जा सकता है, लेकिन लेजिस्लेचर और प्राइवेट के अगेंस्ट में ये नहीं लगाया जा सकता है। सर्च्योरी यानी कि टू बी सर्टिफाइड, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे है को वारंटो। को वारंटो क्या चीज़ है, वारंट यानी कि बाय व्हाट अथॉरिटी, क्या आपके पास वारंट है क्या किसी चीज़ को करने का, कि हाँ नॉट अगेंस्ट प्राइवेट एंड मिनिस्ट्रियल ऑफिस, ठीक है ना, बाई अग्रीड एज वेल एज इंटरेस्टेड पर्सन भी जा सकता है। लाइक एक पीएल की तरह है को वारंटो। क्या जरूरी नहीं है कि जिसको नुकसान हुआ है, जिसका वॉलेशन हुआ है वही लोग जाए, नहीं, किसी व्यक्ति को जो भला वेलफेयर करना चाहता है वो भी मुद्दा उठा सकता है। आर्टिकल 33 क्या बोलता है, आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, कन्फर्म ओनली ऑन पार्लियामेंट नॉट ऑन स्टेट। क्या आर्म फोर्सेस रिगार्डिंग कोई भी है जो पार्लियामेंट ही बना सकती है, कोई और नहीं बना सकती है। लेजिस्लेचर्स मीन्स स्टेट लेजिस्लेचर हैज फंडामेंटल राइट कैन आल्सो एक्सक्लूड बाय लॉ कोर्ट मार्शल्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एक्सेट्रा। आगे देखो क्या है, मार्शल लॉ और इमरजेंसी में क्या फ़र्क है, खूब बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, क्या आखिर क्या फ़र्क है मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्शल लॉ केवल अफेक्ट्स ओनली फंडामेंटल राइट्स, और नेशनल इमरजेंसी फंडामेंटल राइट को भी अफेक्ट करती है और सेंटर स्टेट रिलेशन को भी अफेक्ट करती है, क्योंकि सेंटर ही सुप्रीम पावर बन जाती है, प्रेसिडेंट के हाथ में सारी पावर चली जाती है नेशनल इमरजेंसी के अंतर्गत। लेकिन महाराष्ट्र ऐसा कुछ भी नहीं होता है, स्टेट अपना काम करते हैं, सेंटर भी अपना काम करती रहती है, लेकिन आप घर से बाहर नहीं रह सकते हो, ठीक है। ये क्या है कि मार्शल लॉ क्या करता है, गवर्नमेंट को सस्पेंड कर देता है और लॉ कोर्ट्स को भी सस्पेंड कर देता है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी में दोनों ही कंटिन्यू करते रहते हैं। यानी कि मार्शल लॉ, अगर जम्मू कश्मीर में मार्शल लॉ लगता है तो वहाँ की गवर्नमेंट खत्म है, सस्पेंड हो जाएगी, वहाँ पर काम नहीं करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से काम करना पड़ेगा, और लॉ कोर्ट्स भी काम करना बंद कर देते हैं। जबकि नेशनल इमरजेंसी होती है वहाँ भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की काम करती रहती है और लॉ कोर्ट्स भी अपना काम करते रहते हैं, ठीक है।
मार्शल लॉ क्या क्यों लगाया जाता है? टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर, इसके लिए लगाया जाता है। नेशनल इमरजेंसी किस लिए लगाया? जैसे वार हो सकता है, एक्सटर्नल अग्रेशन हो सकता है, जैसे चाइना वगैरह लड़ते रहते हैं, पाकिस्तान भी लड़ता रहता है, और आर्म रिबेलियन है, इस केस में 3 केसेस में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और मार्शल लॉ है जो लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए लगाई जाती है। ये स्पेसिफिक एरिया के लिए लगाई जा सकती है, जबकि नेशनल इमरजेंसी है स्पेसिफिक एरिया के लिए भी लगाई जा सकती है और किसी पूरी होल कंट्री के लिए भी लगाई जा सकती है। मार्शल लॉ यानी इम्प्लिसिट है कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि स्पष्ट नहीं है, जबकि नेशनल इमरजेंसी के लिए एक्सप्लिसिट है, यानी कि बहुत स्पष्ट है, आर्टिकल दे रखे हैं। कहाँ से यार नेशनल इमरजेंसी के लिए आर्टिकल कहाँ से है? इमरजेंसी के लिए 352 से 360 तक आर्टिकल दे रखे हैं, उसमें इमरजेंसी के बारे में ही वर्णन है। प्रेसिडेंट का रूल लगता है, नेशनल इमरजेंसी आती है, इकोनॉमिक इमरजेंसी भी आती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, ये सब है। आगे देखो आर्टिकल 35 क्या बोलता है? पार्लियामेंट शेल हैव, स्टेट लेजिस्लेचर शेल नॉट हैव, स्पष्ट दे रखा है कि पार्लियामेंट के पास होगा लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है, टू मेक लॉज और पनिश ऑन आर्टिकल 16, 32, 33, 34, 17, 23, यानी कि आर्टिकल 16, 17, 23, 32, 34, 35, 34 तक आर्टिकल है, उसमें केवल पार्लियामेंट ही कानून बना सकता है और कोई नहीं बना सकता। याद करवाता हूँ, देखो 35 है, 35 में ही लिखे हैं तो 35 आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 35 में तो ऑलरेडी ले लिया है ना, 35 के अंदर ही लिखा है तो 35 क्यों लेंगे? 16 लो, 17 लो, फिर 23 लो, इसका उल्टा कर दो 32, 3 आगे कर दिया, 2 पीछे कर दिया, 32, फिर 33, 34, 35 लेना नहीं है क्योंकि 35 तो ये खुद है, तो ऑलरेडी इंक्लूड है, तो 16, 17, 23, ठीक है, फिर उसका उल्टा 32, 33, 34। तो ये इस तरीके से याद हो जाएगा कि ये जो आर्टिकल 6 आर्टिकल है, इसमें केवल और केवल पार्लियामेंट ही कानून बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई पावर नहीं है। आगे देखो आर्टिकल 35 है, इवन एक्सटेंड्स ऑन मैटर्स दैट फॉल अंडर स्टेट लिस्ट, यानी कि इस केस में भले ही उस स्टेट लिस्ट में मैटर फॉल करता है कि आर्टिकल 16 में कोई कानून बनाता है, लेकिन मैटर है स्टेट लिस्ट में फॉल करता है, लेकिन फिर भी वो स्टेट लिस्ट में आने के बावजूद भी पार्लियामेंट ही कानून बनाएगी। 300A आगे है, आर्टिकल 300A, नो पर्सन सिटीजन नॉन सिटीजन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ property except by authority of law, that is protects against executive action not against legislative action, no guaranteed compensation guaranteed कब है? जब आर्टिकल 30 में हो रहा है, यानी कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें ले रहे हो तो ठीक है, और आर्टिकल 31A है जिसमें पर्सनल कल्टिवेशन के अंतर्गत है, लिमिट के अंतर्गत है, तो उसके अंतर्गत आपको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। लेकिन बाकी वाले केसेस में कॉम्पेंसेशन मिले ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं कह सकते, डिमांड नहीं कर सकते कि मुझे तो कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल 2 केस है, आर्टिकल 30 और 31A में, दोनों केस में कि कॉम्पेंसेशन ज़रूरी है, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। और 300A है, सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों के लिए है, लागू होता है, ठीक है, केवल एग्जीक्यूटिव एक्शन को ही ये प्रोटेक्ट करता है इनसे, जबकि लेजिस्लेटिव यानी कि पार्लियामेंट कानून बना करके आपसे छीना जा रहा है तो उसमें छीना जा सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट ने किया भी था कि राइट टू प्रॉपर्टी तो हटाया तो था। अब इसको 300A में फंडामेंटल राइट्स हटा दिया है, यानी कि वो एक्शन कौन सा था? एग्जीक्यूटिव का नहीं था, वो एक्शन था लेजिस्लेचर का, ये ध्यान रखता है। आगे देखो एक्सेप्शन टू फंडामेंटल राइट, अब देखो क्या क्या एक्सेप्शन है। सेविंग ऑफ लॉज, एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स, आर्टिकल 31A उसमें 14 और 19 ये यहाँ पर एक्सेप्शन आता है। 31A सेव्स 5 कैटेगरीज ऑफ लॉज, कौन कौन से? एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स, टेकिंग ओवर मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज, अमलगमेशन एंड ऑफ कॉर्पोरेशंस, एक्सटिंग्विशमेंट, मॉडिफिकेशन ऑफ राइट्स एंड डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स ऑफ कॉर्पोरेशंस, एक्सटिंग्विशमेंट एंड और modification of mining leases, आर्टिकल 31B 9th शेड्यूल, बट आर्टिकल 73 केस और नंद भारती केस में ये सब बोला था। फिर कोयलो केस आया था 2007 में, उसमें बोला था कि जुडिशियल रिव्यू है
9वीं जो शेड्यूल है उसमें भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। पहले हुआ था करता था कि कुछ भी कानून लेकर आना था कि हाँ सुप्रीम कोर्ट कुछ एक्शन ले सकता है कि जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, तो वो क्या करते थे, बोलते थे कि ये सेक्शन 9 के अंतर्गत हम इस कानून को लेकर आ रहे हैं, इसलिए सेक्शन 9 के अंतर्गत जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो 1973 केस सोनानी भारती केस आया था जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था, उसमें ये बोला गया था कि नहीं, 9th शेड्यूल में भी आप अगर कोई कानून लेकर आते हो, कोई मैटर लेकर आते हो, उसका भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो ये आयर कोहेलो में हुआ था 2007 में, ठीक है। तो इसलिए 1973 और 2007 वाले में कंफ्यूजन नहीं होना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल कौन से 14, 15, 19, 21 और बेसिक स्ट्रक्चर वाले या आयरल कोहेलो में कि इसमें जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन DPSB, उसमें भी केस में भी होता है, जैसे आर्टिकल 31C इंसर्टेड बाय आर्टिकल बाई 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, ठीक है। उसमें DPSB का कुछ मैटर था, उसमें डाला गया था। उसमें क्या था कि 39 क्लॉज B और क्लॉज C है, उनको प्रायोरिटी मिलेगी किस केस में, 14 और 15, 14 और 19 दोनों से ही आर्टिकल जो 39 है उसके क्लॉज B और क्लॉज C है, सब क्लॉज B और सब क्लॉज C है, वो बड़े हैं, यानी कि उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी कि ये प्रिवेल ओवर आर्टिकल 14 एंड 19। इफ लॉ इज मेड इन implement article 39B(c) and it violates article 14 और 19 then it would not be void, ठीक है, only not whole part of article 39। तो ये चीज़ था और ये हमने फंडामेंटल राइट पढ़ लिए हैं। तो आगे क्या है, फिर कुछ नहीं है, बस हो गया है फंडामेंटल राइट, यानी कि आज 7 तक चैप्टर किए हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है और बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाया है। आप चाहो तो ये जो नोट्स है अगर एक बार पढ़ लोगे ना, जो मैंने बताया समझाया है, एक बार सुन लोगे, ताकि जो आपको राइटिंग की दिक्कत आएगी कि ये क्या क्या लिखा है, क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट नोट्स तो मेरे हैं तो मैं ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ उनको। फिर ये जो आप सुन लोगे, फिर जो जब भी रिवीजन करना है ना, तो आप कुछ मत करना, आप चाहो तो इसके जो स्क्रीनशॉट है वो ले लेना